अच्छा सर, एक चीज बताइए, लाफ्टर चैंपियन की कहानी क्या आपके साथ जुड़ी है? देखिए, बड़ा टफ था ये मेरे लिए, बहुत कठिन सफर रहा। आज के लगभग 2006 या 7 में पहला लाफ्टर आया था जी जिसमें सुनील पाल जी जीते थे। हमारे कानपुर के राजू श्रीवास्तव जी गए थे। जी। एक बार ऑडिशन भी देने गए, अक्षय कुमार का एक शो आया था, हालांकि वो चला नहीं ज्यादा। ऑडिशन देने गए, मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं वहां से बड़ा उदास हो गया। हमने कहा यार हमारे बस का है नहीं, छोटे मोटे चैनल ही कर पाएंगे, सोनी चैनल और ये लाइफ होके हम नहीं कर पाएंगे। उदास होके चले आए। 2022 में मुंबई से फोन आता है कि सर ऑडिशन चल रहे हैं पूरे देश में, और आप भी अगर इच्छुक हैं तो अपना कंटेंट इस नंबर पर भेजिए। आपका कोई शो आपको याद हो, आपको लगा हो कि ये भीड़ उपद्रवी है या इस टाइप का कुछ? देखिए, हम लोग हर तरीके के अभिषेक जी प्रोग्राम करते हैं। हम लोग मेले ठेले के भी करते हैं जी। पशु मेले में भी हम लोग करते हैं। जी जी। जहाँ आदमी अपना गधा बेच रहा है, घोड़े बेच रहा है। जी जी। तमाम इस तरीके के मेले लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोच के आते हैं कि इनको आज हूट करना है, वो बिल्कुल फिट रहते हैं। शाम को 6 बजे के बाद एक क्वार्टर उनके अंदर है, उन्हें मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े स्टार हैं, आप कितना हंसा रहे हैं, कौन सा गीत पढ़ रहे हैं। आपकी कविताओं में जैसे हेमंत सर जिक्र कानपुर का आप बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। कोई एक ऐसी घटना कानपुर की बताइए हमको जो आपको हृदय छू गई हो एकदम। क्या बताएं कि कानपुर में हर सेकंड में घटना ही घटना होती है जी। मतलब यहाँ पर आदमी कुछ भी बात करेगा, क्रिया के पहले अपनी प्रतिक्रिया लगाएगा। अभी मैं एक दिन गया तो 2 लोग बैठे थे, राजनीति पर उस पर चर्चा हो रही थी, तो हम भी सामने बैठे थे। हमने कहा भैया क्या स्थिति चल रही है, नेता का नाम नहीं लेंगे, कानपुर में हमें दुख रहना है। तो हमने कहा क्या स्थिति चल रही, तो कहने लगे गुरु फलाने आदमी ने, फलाने नेताजी ने विपक्ष वालों के खखार के थूक दिया। अब एक होता है थूकना, अब वो कह रहे खखार। अब ये खखार के थूकना कानपुर का आदमी लगा सकता है। बिल्कुल तो ये कानपुर की स्पेशलिटी। हमने कहा यार अद्भुत हो लोग तुम लोग। तो हमारे कानपुर में हर जगह लाफ्टर ही लाफ्टर है। बैठक विद अभिषेक में आज की महफिल सजी है एक ऐसे हास्य कलाकार के साथ जिनकी आवाज़ सुनते ही श्रोताओं के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, ठाकों की आवाज़ आने लगती है महफिलों में। तो ऐसे ही आज के हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं हेमंत पांडे जी। जब ये मंच पर आते हैं तो माहौल सिर्फ हंसी का नहीं बनता है, बल्कि एक लोगों के प्रति जागरूकता और सीख भी ये देकर जाते हैं। तो ऐसे ही आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हेमंत पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हेमंत सर का बैठक विद अभिषेक में। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत अभिषेक जी। सर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने अपना कीमती वक्त इतना निकाला और कुछ जानकारी भी आपसे चाहिए थी। आजकल जो कविताएं आपकी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं उसके बारे में भी। और सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा सर, जर्नी की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं कानपुर के, और DVS कॉलेज से मैंने परास्नातक किया है इंग्लिश लिटरेचर से। चुनाव उनाव होते थे, हमारे कई मित्र रहे साथ में, तो उल्टा सीधा हम लोग हंसी वगैरह, मुँह से कुछ निकल जाए दोस्तों को हंसी आ जाती थी, भाई वाह। तो लगा क्यों ना इसको हम अपनी आदत बना लें। सुरेंद्र शर्मा जी आया करते थे, दूरदर्शन कॉल चलता था, एक भी चैनल और नहीं आता था। कवि सम्मेलन हमारे पिताजी बड़े शौकीन शुरू से रहे, हमारे बड़े भाई रहे, हम भी देख लेते थे क्या सुरेंद्र जी आ रहे हंसा रहे लोगों को। तो हालांकि बहुत बड़ा सपना था ये पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको देखते थे, हंसते थे। फिर कहीं ना कहीं मन में आ जाता कि काश हम भी इस तरह हो जाएं, हमको भी लोग सुने। तो यात्रा चलती रही और आज आपके सामने हूँ मैं, चल रहा है। अच्छा सर, जैसे आपने पिताजी का नाम लिया तो घर वालों का कितना सहयोग रहता है? क्योंकि सर देखिए, आजकल हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, कि कोई गवर्नमेंट जॉब करे या डॉक्टर इंजीनियर बने। देखिए ऐसा है कि कोई भी परिवार का सदस्य है, जब तक उसको ये विश्वास ना हो जाए कि हमारे पुत्र ने पुत्री ने इसमें कैरियर बना लिया है, डेवलप हो गया है, तब तो वो आपको सहयोग करेंगे। केवल उनको ये लगा कि नहीं ये तो शौकिया है, तो भाई इनकी शादी करनी है, उसके बाद में घर बसाना है, तो वो बड़ा असमंजस की स्थिति थी। मुझे बड़ी डांट पड़ी शुरू में, ये क्या कर रहे हो, कविता तुमको क्या करेगी। तो उनको ये था कि स्वांता सुखाए है, अपने सुख के लिए लिख पढ़ रहा है, कभी सम्मेलन देखता सुनता है, उन्हें नहीं मालूम था इसमें कैरियर बन जाएगा या कोई बना सकता है। लेकिन फिर जब धीमे धीमे सफलता की तरफ में बढ़ा तो पूरे फैमिली का बड़ा प्यार मिला, बड़ा आशीर्वाद मिला, और जो भी आज थोड़ा बहुत सक्सेस है वो परिवार की वजह से, मित्रों की वजह से, कानपुर शहर की वजह से ये सब है। अच्छा सर, फैमिली की जैसे बात हो रही है तो आप अपनी शादी को लेके तो आपने बहुत अच्छी एक कविता कह रखी है, तो वो थोड़ा सा प्लीज बताइए कि कैसे क्या शादी का रहा। शादी का तो सिंपल रहा, हम लोग हंसाने के लिए
जी। नई नई चीजें लेके आते हैं जिसपे आदमी उस पर हंसे, लाफ्टर हम लोग क्रिएट करते हैं। जी तो बड़ा वायरल है वो कि अब जो है भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो घोड़ी के साथ हम जा रहे थे, घोड़ी भाग गई, जी। मैंने लाफ्टर में सुना था, तो बड़ा वायरल है। हम लोग नई नई घटनाएं लेके आते हैं कि किस तरह से लोगों के हंसाएं। आपको मालूम है कि हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, किसी ना किसी व्यक्ति को, आप भी बैठे हैं हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, पर कोई ना कोई चिंता जरूर होगी, कहीं ना कहीं दिमाग आपका अलग भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको दूर करने के लिए लाफ्टर से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके, नई नई चीजें ऐड करते हैं तो लोग हंसते हैं। अच्छा सर, शादी से पहले जी और शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया और भाभी जी का कितना सहयोग रहता है आपकी कविताओं में? नहीं, उनका पूरा सहयोग था। शादी के पहले जब मैं देखने गया तो उन्होंने मुझसे कि पूछा कि भाई क्या, तो मैंने कहा मैं कवि हूँ। तो उन्होंने कहा कवि तो हो, वो तो ठीक है, करते क्या हो? मतलब कविता को लोग मानने को तैयार नहीं कि कविता से भी पैसे आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज के 20 साल 30 साल पहले कवि आपको मालूम है झोला उठा के चलते थे। और निराला जी कितना बड़ा उदाहरण है कि भुखमरी में मर गए, उनसे बड़ा कोई कवि नहीं रहा, अभी तक नहीं हुआ। बहुत अच्छे वो कवि थे। तमाम ऐसे कवि रहे जो अभाव में जिनकी मृत्यु हुई। पर आज आप देखिए, हम लोग 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, कई देशों की यात्रा, हमारे कुमार विश्वास जी ने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। कोई कह नहीं सकता था कि 30-35 लाख या 40 लाख एक कवि कभी ले सकता है। हमारे कवि ले रहे हैं, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख रुपए ले रहा है। चेंज हो गया। जब चेंजमेंट होता है, आप अपनी सारी इच्छाएं जब पूरी कर लेते हो, वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। आपकी आदत में अगर अभाव है तो वो आपको, आपके लिए वो तनाव करेगा। अभाव नहीं है तो आपके लिए खुशहाली होगी। वो तो धीमे धीमे सब बनता चला गया और वाइफ का बड़ा सहयोग मिला। और उन्हें मालूम है कि अब उनको गर्व महसूस होता है कि नहीं भाई, ठीक ठाक आदमी से शादी हो गई, नहीं लगता है लोग कवि हैं, क्या होगा जीवन में। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आइडियल की बात की जाए तो आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? देखिए, हमारे आइडियल तो कुमार विश्वास जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, विष्णु सक्सेना जी हैं, सर्वेश अस्थाना जी हैं, सुनील जोगी जी हैं, शशिकांत यादव जी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं मेरे आइडियल हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इन्हीं लोगों को देखकर मैंने अपने सपने को उड़ान दी है, सपने पूरे किए हैं। यही सब मेरे आइडियल हैं। अच्छा सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे मान लीजिए एक कवि का काम होता है लोगों को, अगर आप हास्य कवि तो हंसाना, तो हास्य कवि की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या देना चाहेंगे उसमें? हास्य कवि सीधा सीधा होता है कि आप मान लो पिता हैं तो अपनी बेटी के साथ देख के मेरा शो देख सकते हैं, वो हास्य कवि है। अगर आपकी बेटी सामने बैठी है और आप मुंह छुपा रहे हैं, आपकी बेटी भाग गई कि अरे ये सामने वाले लोग क्या सुना रहे हैं, उसको मैं हास्य कवि नहीं मानता। तो आप अश्लीलता परोस रहे हैं, वो कवि हो ही नहीं सकता है। स्वच्छ मनोरंजन जो करता है, जो लोगों को हंसाता है, व्यंग्य करता है, उसको मैं हाजिर। सुरेंद्र शर्मा जी हो गए, हमारे अरुण जैमिनी जी हो गए, सर्वेश अस्थाना जी हो गए, सुनील जोगी जी हो गए, आप इनको सुनिए, पूरे परिवार के साथ आप बैठिए, आपको महसूस नहीं होगा कि मैंने इस चैनल में किसको लगा दिया। आप स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत अच्छे भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाली गलौज से वायरल हो रहे हैं। उनको वायरल होने से मतलब है, हम लोगों को वायरल होना है, पर इस तरह होना है कि पूरा परिवार हम लोगों को बैठ के देख सके, किसी को शर्म न आए और हमारे परिवार को भी ये कहने में शर्म न आए कि ये हमारे घर का सदस्य है। अच्छा सर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन की बात हो रही है जी, आज के समय में आप कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसा मानते हैं जो आपको लगता हो कि ये आइडियल है, इसको परिवार के साथ बैठ के सुना जा सकता है? नहीं देखिए, हम स्टैंड अप कॉमेडियन तमाम है। कपिल शर्मा जी देख लीजिए, पूरे लोग देखते हैं, उसमें अश्लीलता लोगों ने करी, फिर उसके बाद उस पर रोक लगी, अब वो भी ठीक ठाक चल रहा है। इस बार जाकिर खान, जब वो पहले आए तो गाली गलौज वो सब करते थे, लेकिन आज वो भी पारिवारिक तरीके का ही कर रहे हैं। हमारा भाई एक लाफ्टर में भी हमारे साथ में थे, दीपक गुप्ता, बहुत अच्छा वो भी कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा साफ सुथरा मनोरंजन हमको परोस रहे हैं, और उनको हम लोग आराम से बैठकर सुन सकते हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे हिंदी भाषा, जी, हिंदी कवि आपको कहा जाता है, हिंदी हास्य कवि कहा जाता है, हिंदी भाषा की स्थिति इस समय देश में क्या है, वो जानना चाहेंगे? देखिए, हिंदी भाषा की स्थिति शुरू में भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। उंगलियां उठाने वालों को हम कभी रोक नहीं सकते हैं जी। और हमारी पॉपुलेशन आपको मालूम है, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। पर अधिक हम लोग निर्भर किस पर है? अभी भी हिंदी पर निर्भर है। भाई, अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग हैं? आपके तमाम 50 मान लो आपके मित्र हैं, 100 मित्र हैं, तो उसमें तमाम ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोल लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश ही बोलते हैं, बोलते तो वो हिंदी ही हैं। तो हिंदी की स्थिति ठीक है, अच्छा है, और हमको इसको और जो है सरकार हमारा बहुत अच्छा इसके लिए कर रही है। हिंदी पखवाड़ा 1 महीने मनाया जाता है। बड़े बड़े आप NTPC ले लीजिए, भारत पेट्रोलियम ले लीजिए, हिंदी पर ही अलग अलग, हमारा कानपुर नगर निगम ले लीजिए, KDA ले लीजिए,
तो ये हिंदी दिवस पर इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। अच्छा सर, कवि सम्मेलन की बात की जाए, जी, कवि सम्मेलन की नींव का पत्थर आप किसको मानते हैं? देखिए हमारे जो पुराने कवि जो कर गए, स्थापित तो उन्होंने ही किया है ना। मैथिली शरण चाहे गुप्त हो जाएं और महादेवी वर्मा हो जाएं, अब उनके बाद में हमारे गोपाल दास नीरज जी जो सबसे बड़े गीतकार रहे, संतोषानंद जी, ये सौभाग्य है कवि सम्मेलन को कि संतोषानंद जी आज जीवित हैं। क्रांति फिल्म उन्होंने लिखी और प्रेम रोग के सारे गाने उन्होंने लिखे, तमाम उन्होंने गाने, जितने भी गीत थे सब सुपर हिट हैं, उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद हमारे फिर कुमार विश्वास जी आए, शैलेश लोढ़ा जी आए, विष्णु सक्सेना जी आए, तो गीत को, कविताओं को हरिओम पवार जी आ गए, उसका सबसे बड़ा नाम। नए लोगों में हमारा गौरव चौहान, हमारा मित्र, बहुत अच्छा लिख रहा है, वो भी तो चल रहा है सब। सर एक चीज़ बताइए हेमंत सर, जैसे नींव की पत्थर की बात हो रही है, तो आपका कोई शो आपको याद हो जहाँ मतलब आपको लगा हो कि ये भीड़ उपद्रवी है या इस टाइप का कुछ? देखिए हम लोग हर तरीके के विषय के प्रोग्राम करते हैं, हम लोग मेले ठेले के भी करते हैं जी, पशु मेले में भी हम लोग करते हैं जी जी, जहाँ आदमी अपना गधा बेच रहा है और घोड़े बेच रहा है, जी जी, तमाम इस तरीके के मेले लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोच के आते हैं कि इनको आज हूट करना है, वो बिल्कुल फिट रहते हैं, शाम को 6 बजे के बाद एक क्वार्टर उनके अंदर है, उन्हें मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े स्टार हैं, आप कितना हंसा रहे हैं, कौन सा गीत पढ़ रहे हैं। एक कोटा मेला होता है दशहरे में कोटा में, हाँ, वहां पर भीड़ होती है लगभग 1 से 1.5 लाख। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी भीड़, और वो केवल हूट करने आती है। कभी वहाँ हूट होने जाते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख, जो सबसे छोटा कवि होता है उनकी पेमेंट 1 लाख 2 लाख रुपए केवल होती है। उन्हें मालूम हम हूट होंगे, पेमेंट लेके अपने घर चले आएंगे। पब्लिक क्या क्या कर सकते हैं। कहीं ऐसे भी लोग हैं जो खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं, जो अपने कंधे पर बैठाते हैं, कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हूट करते हैं। तो हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, सब आदत पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलता रहता है। अच्छा सर, आपको ज़्यादा कहाँ मजा आती है? दर्शक आपको ज़्यादा जहाँ सुन रहे हो या पेमेंट ज़्यादा जहाँ हो? नहीं, जहाँ सुन रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि घर चलना है पेमेंट से। जी, बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे तो चिंता सबसे पहले दिमाग पर रहती है पेमेंट। अगर हम आपके सामने झूठ बोले कि नहीं पेमेंट कोई विषय नहीं है, तो ये गलत है। पेमेंट तो है ही है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंदर से संतुष्टि तब होती है कि जब सामने वाला व्यक्ति हमें सुन भी रहा है। हम तो न्याय तभी अपनी कविता से कर पाएंगे। जी, पता चला हम 1 लाख रुपए लेके आए और हूट होके आए, 1 लाख रुपए तो हम ले आए, हमारे घर का सब चल रहा है, लेकिन घर में नींद नहीं आ रही, हमको हूट कर दिया उस आदमी ने, और वही 1 लाख की जगह हमें 30,000 रुपए मिला, लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, खड़े तालियां बजा रहे, उससे हमें संतुष्टि मिली। हम लोग तो चाहते हैं ना अच्छे सुनने वाले हर जगह रहें। आपकी कविताओं में जैसे हेमंत सर जिक्र कानपुर का आप बहुत अच्छा करते हैं, हाँ। और कानपुर को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो कोई एक ऐसी घटना कानपुर की बताइए हमको जो आपको हृदय छू गई हो एकदम। क्या बताएं, कानपुर में हर सेकंड में घटना ही घटना होती है जी, मतलब यहाँ पर आदमी कुछ भी बात करेगा, क्रिया के पहले अपनी प्रतिक्रिया लगाएगा। अभी मैं एक दिन गया तो 2 लोग बैठे थे, राजनीति पर उस पर चर्चा हो रही थी, तो हम भी सामने बैठे थे। हमने कहा भैया क्या स्थिति चल रही है, नेता का नाम नहीं लेंगे, कानपुर में हमें दुख रहना है। तो हमने कहा क्या स्थिति चल रही, तो कहने लगे गुरु फलाने आदमी ने, फलाने नेताजी ने विपक्ष वालों के खखार के थूक दिया। अब एक होता है थूकना, अब वो कह रहे खखार, अब ये खखार के थूकना कानपुर का आदमी लगा सकता है, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। कानपुर की स्पेशलिटी। हमने कहा यार अद्भुत हो लोग तुम लोग। तो हमारे कानपुर में हर जगह लाफ्टर ही लाफ्टर है, आप कहीं भी चले जाइए, हर आदमी अपने मूड में बैठा रहता है, कोई चिंता नहीं आप कितने बड़े तोप हो, आप किसी को कुछ नहीं समझता है। ऑलरेडी वो इतना कॉन्फिडेंस रहते हैं कि उनको लगता है पूरी दुनिया की हर चीज हम ही को केवल पता है, और पता भी उनको होती है, तो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं हम लोग। तो मैं कानपुर की बात पूरे देश में लेके गया, लाफ्टर शो में भी मैं गया, तो मैं कानपुर की बात लेके गया, उससे बड़ा अप्रिसिएशन मिला, बड़ा लोगों ने पसंद किया मुझे। तो भाई कानपुर तो अद्भुत है, और जितना आनंद कानपुर में मिलता है, कानपुर की भाषा से मिलता है, तो वो तो बिल्कुल अद्भुत ही है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, लाफ्टर चैंपियन की कहानी क्या आपके साथ जुड़ी है? देखिए बड़ा टफ था ये मेरे लिए, बहुत कठिन सफर रहा। आज के लगभग 2006 या 7 में पहला लाफ्टर आया था जी, जिसमें सुनील पाल जी जीते थे, हमारे कानपुर के राजू श्रीवास्तव जी गए थे। जी, तो घर पे देखते थे हम लोग अपने मित्रों से, तो कहते यार राजू भाई ने क्या कर दिया, फलाने ने क्या सुना दिया, मजा आ गई। तो अच्छा कीड़े तो काट चुके थे कि यार कुछ करना है, पर ये विश्वास नहीं था कि इस चैनल पर कभी हम भी आ सकते हैं। जी, उसके बाद हमारे कानपुर से राजन श्रीवास्तव जी आए, राजू निगम जी आए, अनिरुद्ध मदेसिया हमारा मित्र वो भी आया। तो हमें लगा यार ये सब लोग आ रहे हैं, तो
हो सकता है प्रभु हमारी सुन ले, तो टीवी में देखा ही करते थे, मित्रों से चर्चा करते थे। एक बार ऑडिशन भी देने गए, अक्षय कुमार का एक शो आया था, हालांकि चला नहीं ज्यादा, ऑडिशन देने गए, मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं वहां से बड़ा उदास हो गया। हमने कहा यार हमारे बस का है नहीं, छोटे मोटे चैनल ही कर पाएंगे, सोनी चैनल और ये लाइफ ओके हम नहीं कर पाएंगे, उदास होकर चले आए। मेहनत लेकिन जारी रही, कंटिन्यू। आप किसी क्षेत्र में लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। फिर एक दिन अचानक 2022 में मुंबई से फोन आता है कि सब ऑडिशन चल रहे हैं पूरे देश में, और आप भी अगर इच्छुक हैं तो अपना कंटेंट इस नंबर पर भेजिए। मैंने कंटेंट उस पर भेजा। मेरा पायलट शूट हुआ था, तो आपको बता दूं, पायलट ऑडिशन और जनरल ऑडिशन अलग अलग होता है। जनरल ऑडिशन में मतलब कि आप लाइन लगाइए, हाँ, पता चल लाइन लगा है, आप 1 नंबर 2 नंबर 73वां नंबर है तो आइए ऑडिशन, सामने 2-3 लोग। पायलट शूट का ये होता है कि वो लोग बुलाते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, और जनरल जो ऑडिशन होता है वो तो शुरू से काबिलियत देखते हैं। तो पायलट शूट का मेरे पास निमंत्रण आया और फ्लाइट की टिकट आई, रुकने के लिए होटल आया। कपिल शर्मा शो जहाँ होता है स्टूडियो में, उसी में लाफ्टर का हुआ। तो आया, मैं ऑडिशन देने गया, तैयार होके पब्लिक के बीच में, बिल्कुल वो ऑडिशन था, मुझे लगा शूटिंग है, था वो ऑडिशन। फिर मैं वहाँ से लौट कर आया, 1 महीने बाद मेरे पास फोन आता है शाम को 7 बजे। मुझे वो समय भी याद है क्योंकि मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना थी जी। मैं अपने सज्जे पे खड़ा चाय पी रहा था, 7 बजे फोन आया एक लेडीज का, मिस्टर हेमंत पांडे। मैंने कहा, कहने सर बधाई हो, लाफ्टर चैंपियन जो शुरू हो रहा है, आप ऑडिशन देखा है तो उसमें आप सेलेक्ट हो गए हैं, और आपकी शूटिंग की डेट ये है, फ्लाइट की टिकट आपको मैं भेज रही हूँ कल, आपका ये होटल है, 2 महीने के लिए बोरा बिस्तरा लेके सीधे मुंबई आप आ जाइए। जी। तो मुझे तो 2-4 मिनट विश्वास नहीं हुआ, हमने ये क्या हो गया भाई, सोनी चैनल से बुलावा आ गया, लाफ्टर चैंपियन से आ गया। तो फिर फैमिली के साथ मैंने शेयर किया, मित्रों को बताया, डरा हुआ बहुत था यार, कैसे मैं फेस करूंगा। गया, किसी तरह मुंबई गया, और फिर तो आपने देखा होगा कितना अच्छा रहा। तो आपकी सलामी मुझे मिली, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। लेकिन सर आप खुद इससे सोनी चैनल में आने से पहले आप शैलेश लोढ़ा जी के शो पे भी जा चुके मैं हैं। वावा में गया था 2013 में। तो आपके लिए तो कोई ये आम बात तो थी नहीं कि नहीं, आम वो कवि सम्मेलन की दुनिया थी। कवि सम्मेलन की दुनिया में ये होता यह है कि हमको एक कविता याद है, हाँ, या 2 कविता याद है, हाँ, आपने बुला लिए, सामने कैमरा लगे, हाँ भाई सुनाओ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसमें तो ये तो है नहीं कि तुमको निकाल देंगे। हाँ, तो मैंने, हालांकि वो भी मेरे लिए बड़ा प्लेटफॉर्म था, बड़ा सोनी सपर में आया था 2013 में, सबसे पहले उस बड़े चैनल में उसमें ही आया था मैं। एक एपिसोड मैंने केवल किया था, वो अंतिम था, वो बंद हो गया था बाद में। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा तुम बंद कराने ही गए थे ये भी हमारे साथ हुआ। जी जी। वो भी अच्छा था मेरे लिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपने कभी ये चीज फील की है सर कि राजू श्रीवास्तव के बाद अगर कानपुर को कोई प्रेजेंट कर रहा है तो वो हेमंत पांडे जी देखिए, ये मैं भावुक हो जाता हूँ ये सुन के। मुझे कई लोगों ने कहा जी कि राजू श्रीवास्तव जी के बाद में हेमंत पांडे कानपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, या राजू श्रीवास्तव की तरह ही हैं। इसे मैं सिरे से इसलिए नकार रहा हूँ कि राजू श्रीवास्तव के इतना टैलेंटेड आदमी, इतना प्रोफेशनल आदमी, इतना अच्छा लाफ्टर का आदमी, हंसाने वाला, मैंने अभी तक नहीं देखा। आज भी कोई नहीं है। मैं तो अपने आप को राजू भाई के 10% के आसपास भी नहीं मानना हूँ। हाँ, उनकी परंपरा को मैं बढ़ा रहा हूँ। राजू भाई कानपुर की बात करते थे, मैं भी कानपुर की बात करता हूँ, लेकिन राजू भाई से मेरी तुलना मुझे लगता नहीं है कि ये संतुष्टिजनक मेरे लिए भी है और या न्यायप्रिय है। राजू भाई का ऑरा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा कद था। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी परंपरा को और आगे बढ़ा सकूं, और राजू भाई हमारे आइडियल है, उनसा तो कोई न था, न कोई है, न कोई होगा, मुझे नहीं लग रहा है। आपको एक चीज़ और गर्व की बात है हमारे कानपुर के लिए भी कि सबसे पहले राजू भैया, फिर आप, अब एक हर्ष गुजराल करके लड़का निकला, बहुत अच्छा हर्ष भी है, बहुत अच्छा कर रहा है कानपुर के लिए। हाँ। तो उसके कभी कॉन्सेप्ट वगैरह सुने हैं आपने? नहीं, मैंने सुना अच्छा कर रहा है, उसको आप फैमिली के साथ सुन सकते हैं। उसकी कभी मूवी आई थी, हालांकि अब तो कानपुर से बहुत पहले वो बाहर सेट हो गया था, दिल्ली मुंबई में वगैरह है, लेकिन चूंकि फैमिली उसकी कानपुर बैकग्राउंड रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। और हमारे जितने मित्र भी कर रहे हैं, छोटे भाई कर रहे हैं, बड़े भाई, उनको शुभकामनाएं। हमारे किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, सिंगिंग में जाइए, लाफ्टर में जाइए, एक्टिंग में जाइए, हमारा शहर का नाम रोशन हो रहा, तो ये तो फख्र का विषय है। अच्छा ही लगता है, हमारे शहर का कोई जाता है, नाम रोशन करता है। अच्छा सर, मैं वापस आपके मित्रों पे आना चाहूँगा कि जो आपके कवि दोस्त हैं जी, तो वो, उनको आप कैसा, क्या मतलब किस नज़र से देखते हैं? कभी कंपटीशन भी होता है वो सब में? देखिए, जहाँ पे भी कला होगा जी, वहाँ पर कंपटीशन जरूर होगा जी, उसको फेस भी करना पड़ता है। लेकिन मित्रता से क्या, मित्रता में कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन अपने आप को प्रूफ भी तो करना होता। हम देख रहे हैं हमारा मित्र बहुत अच्छा कर रहा है, चल रहा है, हम
तभी हमको आगे मंच मिलेगा या आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम अपने आप को उसकी तरह कर सकें। तो कंपटीशन तो कोई ऐसा नहीं रहता, अपने आप से कंपटीशन जरूर रहता है कि भाई वो अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा करें। इसमें हमारे तमाम कवि मित्र हैं, सबका मेरे साथ बड़ा सहयोग रहता है। हमारे शंभू शिखर जी बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। हमारे सुदीप भोला जी बहुत अच्छे कवि हैं। हमारा गौरव चौहान, हमारी मित्रता उसकी बड़ी पॉपुलर है और हर सुख दुख का साथी है वो। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि कवि सम्मेलन में ऐसे मित्र मिले जो प्रोफेशनल नहीं है। नहीं, प्रोफेशनल की एक दुनिया होती है भाई, तुम हमको बुला रहे हो तब हम तुमको बुला रहे हैं। निस्वार्थ ऐसे लोग हैं। हमारे अजय अंजाम जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। हमारे बड़े भाई पवन आगरी जी हैं। कवियों में हमारे सर्वेश अस्थाना जी हैं, विष्णु सक्सेना जी हैं, सुनील जोगी जी हैं। तो इनका बड़ा प्यार मेरे साथ में रहा है और इन्हीं के सब आशीर्वाद है, चल रहा हूँ सब। भैया जैसे एक सवाल और दिमाग में आता है कि जैसे पहली कविता या पहला स्टेज शो की अगर बात करा जाए, वो सबके लिए एक स्पेशल होता है। बिल्कुल होता। तो वो आपका क्या था और पहली कविता मैं आपसे जानना। देखिए, हम उस समय कवि नहीं थे जी, लेकिन लिखते रहते थे। कवि नहीं थे, लिखते रहते थे, मित्रों को सुनाते थे जी। एक घटना हो सकता है आपको याद हो ना याद हो, मुंह नुचवा की घटना हुई थी। हाँ, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल, कि वो रूमर उड़ा कि कोई मुंह नुचवा आता था, मुंह नोच के भाग जाता था। जी, जी। बड़ा दहशत था उससे पूरे कानपुर के अंदर। जी। मैंने उस पर एक कविता लिखी थी, मुझे याद नहीं है। तो उस पर पंच लाइन आता था, मुंह नुचवा। तो एक गोष्ठी कवि सम्मेलन में होती, गोष्ठी कवि सम्मेलन मंच पर होता जिसमें लोग होते हैं लाइव। गोष्ठी होती है जो घर में बैठ के 4 लोग इकट्ठा हो गए, भाई तुम अपनी सुनाओ, तुम अपनी। फिर पेपर में कटिंग भेज दी जाती है। तो एक गोष्ठी में हमको एक मित्र ले गए, हमारे मित्र एक हैं पवन जी, पवन शुक्ला, वो लेके लाए गोष्ठी। हमने कहा ये क्या होती है? लेकिन तुम लिखते हो जैसा, तो 4 कवि आएंगे तो उसमें कुछ सुना देना। तो मुंह नुचवा वाली कविता लिखी थी मैंने, वो मैं लेके गया, मैंने उसको सुनाई। दैनिक जागरण में उस समय शिवावस्थी जी, हमारे मित्र नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, वो उस समय रिपोर्टर थे दक्षिण में। तो उन्होंने जहाँ पर गोष्ठी थी सबसे मांगी, भाई तुमने क्या पढ़ा, तुमने 2 लाइनें लिख के भेजनी होती। मैंने भी लिख के भेज दी। अगले दिन वो हेडिंग आ गई छपके, मेरी कविता दैनिक जागरण में पहली बार। अब मैं तो बिल्कुल पागल, हमने कहा यार इतना बढ़िया लिख गया, मेरी हेडिंग आ गई। उसको लिए शहर में अपने सारे मित्रों को मैं दिखा रहा हूँ, देखो मेरी कविता छप गई, मेरी कविता छप गई, मेरी कविता छप गई। तो वहां से ये लगा यार कि कुछ तो अच्छा भी होगा कि हम छप रहे हैं। तुमने कहा चलो कुछ प्रयास करते हैं। तो मैं गोष्ठियों में मैंने जाना शुरू किया, जो कमरे वाली गोष्ठियां होती थी। उसमें सांडिल जी एक हमारे, उनका बड़ा योगदान है कानपुर में हमारे जैसे कवियों को, अनिरुद्ध मदेशिया जैसे कवियों को जो स्टार हैं बढ़ाने और निकालने में। वो गोष्ठियां करते थे, नए लोगों को बुला करके घर में इकट्ठा करके, भाई तुम सुनाओ। मैं गोष्ठियां मैंने शुरू करी, 4-5 साल मैंने गोष्ठी करी। तो कवि सम्मेलन मंच के विषय में तो पता ही नहीं था कि इसमें भी कुछ होता है। गोष्ठियों से फिर एक छोटा सा प्रोग्राम एक दिन मिल गया, कोई दुर्गा पूजा थी या कुछ था। तो एक आदमी ने, मतलब संयोजक ने मुझे लिफाफा दिया। उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? हमारी उम्र 25-26 साल, 22-23 साल रही होगी। इस समय तो मैं 40+ हूँ, ऐसे रही होगी। तो उस समय मैं कवि नहीं था, ऐसे ही गोष्ठियों में जाया करता था। तो मैंने जब उसको खोला तो उसमें 100 के नहीं 10 के नोट थे। वो टोटल थे 50 रुपए। तो हमने कहा यार इसमें पैसा भी मिलता है। था 50 रुपये, बहुत बढ़िया है। लालच आ गया। तो हमने कहा कि तो और अच्छा लिखेंगे तो और मंच मिलेंगे। फिर के अग्नोत्री जी हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, वो हमारे काव्य गुरु भी हैं, वो भी गोष्ठी में मिल गए। तो उनको मैं कविता मेरी अच्छी लगी, कहने लगे तुमको यार एक कवि सम्मेलन में ले चलें। तुमको महोबा ले गए। महोबा का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है चरखारी महोत्सव। वो होता है सरकारी, 20-30 हज़ार की भीड़ होती है। तो जीवन का सबसे पहला कवि सम्मेलन मैंने वो किया। शशिकांत यादव जो देश के समय बहुत बड़े संचालक हैं, उनके संचालन में तब मुझे 500 रुपए मिले। 100 के 5 नोट, मैंने उसको भी 20 बार गिना। फिर ये यार इसमें तो पैसे भी मिल सकते हैं। तो बड़ी मेहनत करी, धीमे धीमे फिर बढ़ता गया, सब चल रहा है। सर बात हो रही है 22 साल की उम्र में आपकी इस चीज में शुरुआत हुआ, करियर की तरफ कभी रुख नहीं हुआ कि मतलब क्या घर वालों का प्रेशर ये नहीं हुआ कि यार नहीं ये कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहा है? आप विश्वास कीजिए, मैंने 3-4 नौकरियां छोड़ी हैं। मैंने आपको बताया डीवीएस कॉलेज से इंग्लिश से एमए किया। इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी उस समय, मैथ बहुत वीक थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने 1 साल जॉब करी। जब मैं परमानेंट होने लगा तो कविता के कीड़े आ गए। तो बॉस ने मुझसे कहा भाई तो तेरे बस का है नहीं, तू कर नहीं पाएगा। तो मैंने उनको अगले दिन फोन किया। हमने कहा सर आप बिल्कुल सही कर रहे थे, अब मेरे बस का है नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। फिर दैनिक जागरण में मेरा 6 महीने,
फिर वही कवि सम्मेलन छोड़ना नहीं चाह रहा था, लालच वो था, जबकि उसमें पैसे नहीं थे। तो बड़ा रिस्क लेके नौकरियां सारी छोड़ दी। अब हमने कहा भगवान भरोसे है, तो बड़ा घर से क्या करोगे जीवन में। हमारे एक दो मित्रों ने कहा, जो हमारे शुभचिंतक हैं, कि तुमको आत्महत्या करनी पड़ेगी, तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो, इतनी अच्छी अच्छी नौकरी कोई छोड़ता है? लोग सोर्स लगाते हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हो, क्या है कवि सम्मेलन में, कौन तुम्हें जान रहा है, कौन तुम्हें बुला रहा है? कोई नहीं बुलाता था। लेकिन वो एक नशा था कि नहीं, करना तो है कुछ। और धीमे धीमे फिर लगे रहे, और जिस काम में आप लगे रहेंगे वो आपको हासिल होना है। जैसे सर नेम और फ्रेम की बात होती है, जैसे मान लीजिए मित्र भी उस समय कह रहे थे कुछ मिल नहीं रहा है, ये सब पहला नाम कि हाँ हेमंत पांडे कोई है कानपुर से, कब लोग जाने, और पहली बार फ्रेम, खुद का फ्रेम देख के आपको मजा आया हो कि हाँ यार अब कुछ हासिल हो रहा है? 2013 में शैलेश लोढ़ा जी ने वावा में जब बुलाया, तो उसे देखा तो मैं गया, सोनी सब पे जो आता था, सोनी सब पे उसे देखा, मैं गया जी। मैं स्थापित नहीं था, 2013 में मैं गया था, स्थापित नहीं था। कवि सम्मेलन छोटे छोटे मिलने लगे थे, इतना हो गया था कि घर का गुजारा चल जाएगा, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे और कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, चल जाएगा, इतना था, संतुष्ट नहीं था मैं। 2018 में बरेली में एक कवि सम्मेलन था, कुमार विश्वास जी को रहना था उसमें। मेरा एक मित्र है, छोटा भाई है, मध्यम सक्सेना, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा भैया कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, वो तुमको जानते नहीं हैं, और जिसको नहीं जानते हैं पता नहीं तुमको रखें ना रखें, और पेमेंट जो है जो हम दे दें वो ले लेना, हम 5,000 रुपये से आपको ज़्यादा नहीं देंगे। मेरी उस दिन पेमेंट उसी डेट में एक प्रोग्राम की 20,000 रुपये थी, और उसने कहा कि भैया 5,000 से ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे कुमार विश्वास जी का लालच था। तो मैंने कहा भैया तू 5,000 छोड़, 5,000 मुझसे ले ले, मुझे इस कार्यक्रम में पढ़वा दे, मैं भाई कुमार जी के साथ एक बार रहना चाहता हूँ। अखबार का वो प्रोग्राम था, भीड़ होगी कम से कम 30 से 35,000 की। मेरी तबीयत भी खराब थी, मैंने ओपनिंग करी, तो कुमार जी ने, जानते तो थे नहीं, कुमार जी ने कहा कानपुर का एक लड़का है और मैं चाहता हूँ आए और अपनी हास्य की कविता सुनाए। आप विश्वास मानिए, वो वीडियो आने के 3 दिन बाद वो 5 मिलियन पहुंच गई, वो 10 मिलियन पहुंची, 12 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, पूरे देश में हल्ला, पूरे देश में वायरल, भयंकर वायरल हो गया। मैं अचानक कुमार जी के दिमाग पर बिल्कुल बैठ गया, दिलो दिमाग पर। वो उस समय एक शो करते थे आज तक पे, केवी सम्मेलन, हाँ, उन्होंने तत्काल मुझे उसी प्रोग्राम से सुनने के बाद में मुझे फोन कराया अपने। अच्छा, वाह पे ही पहली मुलाकात आपकी कुमार जी से हुई? नहीं, वो तो शैलेश लोढ़ा जी करते थे वाह, ये केवी सम्मेलन करते थे कुमार विश्वास जी आज तक में, 2018 में शुरू किया था। तो मुझे नहीं लग रहा था मैं उसमें जा पाऊंगा। कुमार जी ने बरेली सुना और मेरा वीडियो वायरल, 3 दिन बाद मेरे पास फोन आ गया कि वो कुमार जी ने तुमको बुलाया है, आज तक में तुम्हारा शूट होना है बरेली। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर वहां से मैंने 2018 के बरेली के उस कवि सम्मेलन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और कुमार जी के साथ बड़ी यात्राएं, विदेश मुझको लेकर गए। उसके बाद 2022 में मैंने सोनी किया, तो मील का पत्थर साबित हुआ मेरे लिए। लपेटे में नेताजी मैं 8 साल से कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर। कोई शो अगर 8 साल चल जाए तो इसका मतलब बहुत हिट है। 8 साल से वो शो कर रहा हूँ। कल अभी मैं जी न्यूज़ पर करके आया हूँ, तो लगातार टीवी चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में आ रहा हूँ। तो 2018 का कुमार विश्वास जी का जो साथ था वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उससे कवि सम्मेलन में मुझे मतलब बहुत स्पीड से और बहुत मजबूती के साथ स्थापित किया उस कवि सम्मेलन ने। अच्छा सर, पूजा पाठ में थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं? मैं बहुत धार्मिक हूँ आपकी, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया ना, आपकी एक रील अभी रिसेंटली की बहुत वायरल हो रही, प्रेमानंद महाराज। अरे वाह, प्रेमानंद जी का आपने याद दिला दिया। वो मैं तो उनको, वो भगवान का रूप लोग कहते हैं, मैंने तो महसूस किया, वास्तव में भगवान का रूप है। मैं आपको एक घटना बता दूं जी। अभी 2-2.5 साल पहले जी हमारे बड़े भाई की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। मैं दिल्ली में उस दिन शूटिंग पे था, नेताजी लपेटे में। शूट करने के बाद हम लोग होटल में रुकते हैं, शाम को ट्रेन पकड़ घर चले आते हैं। मेरे पास शाम को 6 बजे फोन आया, शूट करने के बाद मैं वहां गया, गेस्ट हाउस में रुका, मेरे पास फोन आया कि बड़े वाले भाई की डेथ हो गई। पिताजी ने मुझे फोन किया। मैं डिप्रेशन में पागल, मुझे बहुत प्यार करते थे, मतलब शुद्ध बुद्ध मैं अपना खो चुका था। हमारे तमाम मित्र भी उनसे बहुत उनके नजदीकियां रहे। पप्पू भैया, अजीत पांडे नाम था उनका, पप्पू भैया बड़े भाई थे हमारे। हम लोग 4 भाई में वो थे सबसे बड़े से छोटे वाले। मैं डिप्रेशन में चला गया, बस वही रोना गाना। प्रेमानंद जी की रील चलती रही थी, मैंने उनको लगाया, तो मैंने कहा ईश्वर, ये प्रेमानंद जी की रील आपने हमको ठीक करने के लिए भेजी है क्या? उनकी रील सुनी, मुझे इतनी हिम्मत मिली
कि मुझे लगा ये सब तो चक्र है दुनिया का, ये सबको एक दिन जाना है। माँ बाप को जाना है, हमारे भाई को गए, तुम्हारे भाई को भी जाना है, तुमको भी जाना, हमको भी जाना है। मुझे बड़ी उससे हिम्मत मिली। लगातार मैंने फिर मैं निकला, उस ज्वार से मैं निकला, उस तड़प से मैं निकला। फिर एक सपना रहा कि प्रेमानंद जी से काश उस दिव्य व्यक्ति से जिनको सुनकर मैं ठीक हो गया, हो सकता कभी भगवान कुछ कर दे। मथुरा में कवि सम्मेलन था, तो मैंने बताया मित्र हमारा गौरव चौहान बहुत अच्छा मित्र है, उसने कहा घूमने चलोगे? हमने भाई घूमने नहीं जाएंगे, अगर संभव हो तो प्रेमानंद जी के दर्शन अगर हो जाए। तो उसने प्रेमानंद जी के साथ में एक रहते हैं पंकज कुशवाहा जी, वो गौरव चौहान जी के इटावा की हैं, तो उसने फ़ोन किया कि भाई हम 2 कवि हैं। अब वो भगवान का आशीर्वाद हुआ, समय मिल गया, हम लोग गए, उन लोगों को सुनाया टूटा फूटा, वो बड़ा वायरल हो गया। उसके बाद अभी मैं जो आप बता रहा हूँ वायरल हो रहा, 5-6 दिन पहले फिर गया था, 10 दिन पहले वो भी बड़ा वायरल हुआ। आपने प्रेमानंद महाराज जी के सामने एक कविता भी प्रस्तुत की थी। हाँ, उसकी 2 लाइनें सुनना चाहिए। मैंने 4 पंक्तियां जो बड़ी बहुत हिट हुई है, जो बहुत रील उसके कई लोगों ने बना के डाले हैं। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का असली आनंद ढूंढेंगे, जिस्म की लालच में जो सब कुछ गंवा बैठे हैं, वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। तो ये बहुत बड़ा वायरल चल रहा है जी। तो बड़ा पसंद किया प्रेमानंद। बहुत खूबसूरत लाइन है। मैंने हंसाया भी बहुत। हाँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आप इस समय मुझसे पूछें या ना भी पूछें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में किसी भी संत या महात्मा, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, प्रेमानंद जी से मिलने के बाद मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। मेरा प्रारब्ध और मेरा अंत वहीं तक रहा है। सब कुछ प्रेमानंद जी में, सब कुछ मैंने उनको मान लिया। अच्छा, लेकिन आपको एक कंट्रोवर्सी के बारे में अभी रिसेंटली की पता चला है भैया कि जगत गुरु जो हमारे हैं उन्होंने कह दिया कि उनमें, जैसे आप भी बोल दिए आज की वो भगवान का एक जी रूप है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे एक साथी होस्ट हैं जी मिश्रा जी, उन्होंने किया था, तो उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। वो कंट्रोवर्सी शायद आपने देखी हो। हाँ, मैंने देखा। उसमें आपको देखिए, इस पर मैं टिप्पणी, वो शंकराचार्य जी हैं, उनके भी बहुत फॉलोवर हैं, बहुत लोग उनको चाहते हैं, प्रेमानंद जी को भी बहुत चाहते हैं। मैंने आपको बताया मैं प्रेमानंद जी को सब कुछ मानता हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ। मेरी श्रद्धा है। मैं आपसे कहूँ कि आप हनुमान जी को मानो तो आप ये कह सकते हैं नहीं हनुमान जी को भाई हमसे ज्यादा काली जी को मानते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। अब उनको लगा होगा शंकराचार्य जी को कि संस्कृत जिसको नहीं आती है वो इतना विद्वता कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब भगवान का नाम हम संस्कृत में लें चाहे हिंदी में लें, हम भगवान का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति, जो संत दिन भर राधा 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 हरे कृष्णा हरे राम जो कर रहा हो, उनके लिए संस्कृत और भाषा क्या मतलब होता है। लेकिन आपको नहीं ऐसा लगता भैया कि संतों के बीच में आपस में ईर्ष्या या कुछ, ये नहीं होना चाहिए। ये सनातन को कहीं ना कहीं से इस पर धक्का लगेगा, सनातन पर हमारे गिरावट आएगी। सारे संतों को एक स्वर में बात करनी चाहिए। मान लीजिए हम दूसरे की बात से नहीं सहमत हैं तो ठीक है, अब आप चैनल पर इस बात को कहोगे पूरी दुनिया देखेगी, तो ये चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, दोनों मेरे लिए पूज्य हैं, सब कुछ है, लेकिन इन संतों को बचना चाहिए। चलिए इस टॉपिक को हम अवॉइड करते हैं, हम आपसे वापस आके कुमार विश्वास जी पे आते हैं। वो आपके बहुत अच्छे इस समय मित्र हैं। मित्र नहीं है, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े भाई हैं। वो आपको पर्सनल कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी लगते हैं? क्योंकि बीच में उनके साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत उन्होंने बस झेला, बहुत कुछ झेला है राजनीति में भी, हाँ, और पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने। तो वो आपको पर्सनल कैसे व्यक्तित्व? देखिए, कुमार विश्वास जी केवल मैं नहीं, मेरे जैसे तमाम नए लोगों के लिए वो भगवान का रूप बनकर आए हैं। हम लोगों को आप विश्वास कीजिए अभिषेक जी कि अपने शहर के बड़े मंचों पर जो मठाधीश लोग होते थे, जिन कहा जाता था बड़े कवि सम्मेलन या बड़े शो यही करेंगे, हम लोगों को मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। हम लोगों ने शहर का वो संघर्ष झेला है। मैं अगर बताने लग जाऊं तो आप सोचोगे कि कितनी कंट्रोवर्सी होती है। जिस व्यक्ति को, जिन कवियों को उस शहर के मंच पर ना खड़ा करने दिया जाए और कुमार विश्वास जी उंगली पकड़कर पूरे देश की यात्रा करा दें, तो वो तो भगवान हो गए ना उनके लिए। बिल्कुल, तो कुमार जी हम लोगों के लिए भगवान की तरह हैं। और केवल ये नहीं कभी सम्मेलन, उनको ये भी चिंता रहती है कि इनके घर का जीवन यापन कैसे चल रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इनका मकान बना कि नहीं बना। एक पिता जिस तरीके से अपने पुत्र की चिंता करता है, वैसे कुमार विश्वास जी हम नए लोगों के लिए उसी तरह भगवान की भूमिका निभाते हैं, उसी तरह हम लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपका पहला इंटरनेशनल टूर? हाँ, 2018 में आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी हैं, हमारे बड़े भाई, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और उन्होंने मुझे झांसी के कवि सम्मेलन में सुना।
तो वो संचालन कर रहे थे। जब मैंने काव्य पाठ खत्म किया, कहना पांडे तुझको मैं विदेश ले चलूंगा। अच्छा, तमाम कवि कह चुके थे, मुझे लगा ये भी झूठ बोल रहे होंगे, गोली दे रहे होंगे। गोली दे रहे होंगे कानपुर की भाषा में जी। तो हमने भी उसी तरीके के लिए हमने कहा हाँ भाई साहब ले चलिए। मैंने बिल्कुल हल्के में से टाल दिया, क्योंकि और कवि कह चुके थे कि मैं तुझको पहली यात्रा मैं कराऊंगा। एक हफ्ते बाद फोन आया, कहने लगे तेरा पासपोर्ट बना कि नहीं बना। तो मैंने कहा सर पासपोर्ट तो नहीं बना। तो कहने लगे कि वो डेट उसकी आ गई है और 15-20 दिन का समय है, पासपोर्ट बनवा लो। मैंने पासपोर्ट बनाया। पहली विदेश यात्रा मेरी थी ओमान। ओमान के 3 शहरों में मेरा कवि सम्मेलन था और मेरा सपना था कि यार एक बार विदेश जाने को मिल जाए। एक कवि बताते मंच पर कि 10 देशों की यात्रा कर चुके, 15 देशों की, 20 देशों की। तो मैंने कहा ये तो कम से कम हो ही जाए। तो मैं ओमान गया 2018 में। दिनेश रघुवंशी जी मुझे लेकर गए, बहुत मुझे अच्छा लगा और वो यात्रा मैं अभी भी याद करके रोमांचित हो जाता हूँ। इंटरनेशनल कवि सम्मेलन एक दुबई में भी होता है, उसमें भी गया मैं 2022 में गया। अंदाज़े बयां, हाँ, वो विदेश का सबसे बड़ा शो माना जाता है। हाँ, उसमें हर जगह के कवि आते हैं, पाकिस्तान के आते हैं ज्यादातर, उसमें आते हैं। उसमें कवि 1 या 2 होते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, 17-18 लोग उसमें रहते हैं, सारे लोग रहते हैं मुशायरे वाले। 1 या 2 कवि रहते हैं केवल कवि के नाम पर। तो मेरा सौभाग्य ये था कि 2022 वाले में कवि के रूप में केवल मैं था। और मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ के। और 2022 का जो दुबई वाला था बहुत वायरल हुआ है और मेरे लिए वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। आपने भी मील का पत्थर ठोक दिया कि मैंने भी 2-3 बार यात्राएं की। नहीं, उसके बाद मैं दुबई जब वो करके आया, उसके बाद मैंने लाफ्टर शो किया। उसके बाद कुमार विश्वास जी मुझको थाईलैंड लेके गए कवि सम्मेलन के लिए। आप अच्छा। और मत सोचिए, हम तो थाईलैंड के विषय में वहीं पहुंच गए। नहीं, आप कवि सम्मेलन में ही ले गए। जी। तो वहां पर गया मैं। उसके बाद मैं फिर दोबारा थाईलैंड गया, दोबारा भी कवि सम्मेलन के लिए गया। हाँ, ये लगा दिया करिए ना आगे आप भी। हाँ, उसके बाद मैं अभी इसी 5 जून को वियतनाम होके आया जी। तो हो गए 5-6 बार हो गए। और अमेरिका की तरफ से मुझे ऑफर है, थोड़ा सा वीजा का मामला फंसा है। नहीं, अमेरिका में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ के संयोजकों का मेरे पास लेटर आ चुका है, मेरे पास फोन आ चुके हैं। जिस दिन वीजा कंप्लीट हो गया तो लगातार मैं अमेरिका भी जाता रहूँगा। अच्छा सर, इतनी रचनाएं आपने की, बहुत लंबा करियर है अभी और कृपा रही ऊपर वाले की तो और लंबा चलेगा सर। उन सारी रचनाओं में आपकी अगर एक स्पेशल रचना की बात की जाए तो वो कौन सी है? देखिए, मैं तो इस समय मंचों पर हंसाता हूँ लोगों को और छोटी छोटी टिप्पणियां करता हूँ, लेकिन मैं व्यंग्यकार हूँ। तमाम मैंने कविताएं लिखी। मेरी एक कविता आपको याद होगा, घटना घटी थी इलाहाबाद में, हनुमान जी का एक मंदिर, हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो एक बार उनके आंखों से आंसू निकल रहा था। तो आज तक में की न्यूज चल रही थी हनुमान जी रो रहे हैं। उस पर मैंने व्यंग्य लिखा था हनुमान जी के रोने पर। तो वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बड़ी रचना है। फिर कभी अवसर मिला तो सुनाऊंगा, नहीं यूट्यूब पर पड़ी है। तो वो हनुमान जी वाली रचना मेरे कवियों की भी बड़ी पसंद है जी। तो मुझे लगता है कि वो माँ सरस्वती का एहसास मुझसे अच्छी लिख गई। वो उस रचना को आप अपनी, मैं मानता हूँ, हाँ, श्रेष्ठ मानता हूँ उसको, मैं अभी तक मानता हूँ और अच्छा लिखने की कोशिश लगातार करता रहता हूँ। अच्छा, अगर आपके हास्य व्यंग में देश की स्थिति के बारे में कुछ पूछा जाए तो आज के समय में आप क्या बताना चाहेंगे उसको? देश हमारा देखो ऐसा है कि ठीक चल रहा है और देश पहले भी ठीक चल रहा था। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया है, मोदी जी जाने, सरकार जाने, हम लोग अपना सब मस्ती में। आपको कभी ऑफर नहीं आया किसी राजनीति पार्टी से कि आप? नहीं, ऑफर आता रहता है। हाँ। कई ऑफर आया और सारे दलों से आया। अच्छा। हाँ, बीजेपी से भी आया, सपा से भी आया। आपका फेवरेट राजनीतिक दल कौन सा? नहीं, राजनीतिक दल मैं फेवरेट नहीं बता सकता हूँ कोई दल। कभी है तो फंसेंगे नहीं। नहीं, मैं आपको बता दूं, कोई दल नहीं खराब है जी। कोई दल ऐसा, अगर आप ये कहो कि भाजपा खराब है या भाजपा अच्छी है तो माना जा सकता है। सारे दलों में अच्छे नेता हैं, सारे दलों में बुरे नेता हैं। दल नहीं खराब होता है, दल में जो लोग रहते हैं वो अच्छे या खराब हो सकते हैं। दल बहुत अच्छा है। कांग्रेस ने कितने साल शासन किया? 50 साल के ऊपर किया। इंदिरा गांधी जैसी हम लोगों को महिला दी, हम लोगों को प्रधानमंत्री मिले, है ना। उसके बाद कितने, अटल बिहारी जी भाजपा में आ गए। तो हम कैसे कहते हैं कांग्रेस खराब है या हम कैसे कहते हैं भाजपा खराब है? तो सारे दलों में अच्छे लोग हैं, सारे दलों में खराब लोग हैं। कभी फिल्मों से ऑफर नहीं आया भैया? वेब सीरीज की मेरी बात चल रही है और हो सकता है अभी महीने 1.5 महीने बाद लखनऊ में मेरा शूट भी हो जाए। लिखना या एक्टिंग? नहीं, लिखने का नहीं, एज ए एक्टर। अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑफर तो आया है, लेकिन कोशिश करूंगा। भले ना कर पाऊं लेकिन जाऊंगा जरूर। चलते चलते, अच्छा, कोई एक आपसे कविता सुनना चाहेंगे जो दर्शकों को थोड़ा सी प्रेरणा भी दे सके? देखिए, वैसे तो मैंने तमाम वैसे व्यंग्य लिखे हैं। आपको हास्य की मैं 4 लाइन सुना देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं, तंज करते हैं, यार तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, योगी जी की सरकार है,
और प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते। तो मैंने कहा भैया प्यार मोहब्बत की बातें क्यों करें, उत्तर प्रदेश की पुलिस आधार कार्ड देख देख के लट्ठे चला रही है। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब हम लोगों पर इम्कान थी भी, तो मैंने 4 लाइन उनको सुनाई थी कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो सही इस तरह भी लिखता रहता हूं मैं। सर। अच्छा, एक चीज और छोटी सी आपसे जानना चाहूंगा, जब एक फेमस पर्सनालिटी हो जाती है आपकी, तो लाइफ में क्या चेंजेस होता है? बहुत बदलाव आ जाता है। अब आप विश्वास कीजिए, लेकिन मैंने कई बार कोशिश की मैं बदल जाऊं जी। मैं तो लाफ्टर के कई एपिसोड मैंने किए, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने केवल एक किया या एक बार चैनल में आ गए तो वो उनके साथ पुलिस वाले चल रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के साथ बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा एटीट्यूड, मुझसे हो नहीं पाया। मैंने सोचा कि आप जो अपनी लाइफ है, मैं आपको विश्वास कीजिए कि कार भी है, सब कुछ है। मैं शाम को आप मुझे मिलिए तो मैं स्कूटी से सब्जी लेके निकलता हूँ, पानी के गोलगप्पे खा रहा हूँ, तो मुझसे 2-3 लोग मिले, अरे भैया आप वही हेमंत पांडे हैं जो सोनी चैनल में आते हैं, आपका यूट्यूब पर बड़ा वायरल। हमने कहा आपको तो पुलिस लेके चलना चाहिए। तुमने क्यों लेके चले भाई हम तो प्रेम की कविताएं सुनाते हैं, हाथ हमें कोई खतरा तो कहेगा नहीं, वो खतरे के लिए नहीं, स्टारडम के लिए। तो हमने कहा अगर हम आम आदमी की तरह चलेंगे या हम घर की सब्जी लेने चले जाएंगे तो हमारा स्टारडम क्या गिर जाएगा? इससे नहीं गिरेगा। तो आम आदमी की तरह रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। तो कोशिश ये रही थी कि ज़मीन से जुड़े रहें, स्टारडम जितना भी मिले उसको कभी सर पर नहीं लादना है। सर पर लाद लिया तो लोग कहेंगे एटीट्यूड आ गया। तो ये सब बदलाव तो आता है, लोग अचानक फिर ये लगता है कि नहीं थोड़ा सा कुछ बदलाव करना चाहिए। साहब वही जगह जिस तरह पहले लड़कों के साथ घूमते रहते थे वो नहीं हो सकता है जी, है ना, कहीं चले गए वहां नहीं जा सकते हैं। तो अब थोड़ा देखना रहता है, थोड़ा दायरा बनाना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, लास्ट एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, आज के जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो एक मैसेज जरूर दे दीजिए। देखिए, मैं हमारे आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने युवा मित्र हैं, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिस भी कला से जुड़े हुए हैं, आपका जहां मन लग रहा है आप अपने आप को पूरा उसमें झोंक दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं शेख जी। सचिन तेंदुलकर से एक बड़े पत्रकार ने इंटरव्यू लिया कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर ने कहा मेरा फेवरेट क्रिकेटर है विवियन रिचर्ड्स। तो पत्रकार ने पूछा बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो सचिन का जवाब आप सुनिएगा और उस सचिन के जवाब में ही मेरी प्रेरणा है। तो सचिन से कहा गया कि आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विवियन रिचर्ड्स, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो सचिन ने कहा बड़े होकर मैं विवियन रिचर्ड्स बनना चाहता हूं। तो मेरे जितने भी युवा सुन रहे हैं, आप जिसमें लिख रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं, आपकी योग्यता जिस पर उस पर आप फोकस कीजिए। दूसरे से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी स्वयं की लकीर नहीं बनाएंगे तो आप अपना सेल्फ परिचय आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप जिस भी विधा में जाइए मेहनत कीजिए और कभी भी हारिएगा नहीं, कभी भी डरिएगा नहीं। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको सफलता के लिए आपको बिल्कुल पागल होना पड़ेगा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझको हासिल ही होनी है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ठान लो आपको ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, इतना कीमती वक्त आपने हमको दिया, हमारे दर्शकों को। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं बैठक विद अभिषेक, ये थे हमारे हेमंत पांडे जी। एक हास्य कवि भी हैं और बहुत अच्छी रचनाएं हैं इनकी, आप यूट्यूब, इंस्टा वगैरह पे इनके पेज को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि और आप कौन कौन से गेस्ट या कवि को देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।